ज़रा देखो इस चीज़ को। मैं अपने कार में एक स्क्रैच भी पसंद नहीं करता हूँ और उसके जगह में ये इतना बड़ा सा छेद डिक्की में भी तो हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये भी स्क्रैच नहीं है, ये भी बॉडी में ये सब पूरा बेंड हो गया है। तो यानी कि इस हिस्से को भी ठीक करने के लिए डिक्की में भी डेंटिंग करना होगा। आई थिंक ये फोर्स लगने की वजह से शायद ये अपने या क्लिप से निकल गया है, क्योंकि ये पहले पूरा टाइट था लेकिन उस दिन के बाद से ये भी पूरा बाहर निकल गया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गया है कि क्योंकि जो डैमेज है वो डिक्की में भी पहुंच गया है और डिक्की को ठीक करने के लिए ये जो मैंने सुजुकी ऑटो का जो ये सब बेजिंग लगाया था, ये रियर वाइपर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सान कस्टम गराज वंस अगेन। सो गाइस, एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गया है और फिर से वही हो गया जिसका मुझे हमेशा से डर था। बस कुछ दिन पहले एक व्हाइट कलर के महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक ने मेरी कार को पीछे से इतने ज़ोर से ठोक दिया कि राइट साइड के जो क्वार्टर पैनल था वो बॉडी बुरी तरह से डैमेज हो गया। यहाँ तक कि डिक्की में भी डैमेज पहुँचा है और फिलहाल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तो तब इस इंसिडेंट के बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में और मेरे एक और दूसरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताया था। तो आप इसे बहुत से लोग ये बात जानना चाहते थे कि फिलहाल कार कैसे कंडीशन में है। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको ये दिखाऊं कि फिलहाल कार की करंट कंडीशन कैसा है। तो भाई फिलहाल कार की कंडीशन वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा है, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना वैसे भी बनता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज ये वीडियो बनाया जाए। तो आइए सबसे पहले मैं आपको कार ही दिखा देता हूँ ताकि आप भी देख सकें कि फिलहाल कार कैसी कंडीशन में है। सो गाइस, ये वो डैमेज जिसकी मैं बात कर रहा था। ज़रा देखो इस चीज़ को। मैं अपने कार में एक स्क्रैच भी पसंद नहीं करता हूँ और उसके जगह में ये इतना बड़ा सा छेद। तो ये एक्सीडेंट कैसे हुआ उसके बारे में मैं आप लोगों को कार के अंदर जाकर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि फिलहाल ये हिस्सा, ये ज़रा देखिए, यहाँ पर डिक्की में भी ये डैमेज होता है जैसे कि अभी मैंने कहा था। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, ये देखिए, ये सिर्फ स्क्रैच नहीं है। अगर आप इसे इस तरफ से देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा। ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये हिस्सा थोड़ा सा अंदर की तरफ घुस गया है और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये पूरा हिस्सा, ये डिक्की में भी तो हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये भी स्क्रैच नहीं है, ये भी बॉडी में ये सब पूरा बेंड हो गया है। तो यानी कि इस हिस्से को भी ठीक करने के लिए डिक्की में भी डेंटिंग करना होगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं कि एक हिस्से से बेंड हो गया है और ये देखिए, ये अंदर तक देखिए, ये अंदर तक बेंड हो गया है। और ये देखिए अंदर का पूरा मेटल सीट दिखाई देने लगा है, ये सब पुट्टी वगैरह। और ये सब देखिए, जरा देखिए इस हिस्से की हालात। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में इस चीज़ का करूँ तो क्या करूँ। एक और दूसरी चीज़ की मैंने नोटिस किया है और वो है इस तरफ का जो डोर पैड था, ये देख रहे हैं। आई थिंक ये फोर्स लगने की वजह से शायद ये अपने यहाँ क्लिप से निकल गया है, क्योंकि ये पहले पूरा टाइट था लेकिन उस दिन के बाद से ये भी पूरा बाहर निकल गया है। तो यानी कि ये जो क्लैंप है, इनके अंदर का जो ये जो क्लिप है, क्योंकि फोर्स यहाँ पर लगा था तो उसकी वजह से ये फोर्स लगने की वजह से ये चीज़ निकल गया है। तो अब मुझे इस डोर पैड को भी फिर से टाइट करना होगा क्योंकि ये अपने क्लिप से निकल गया है। इसके आप ये बिल्कुल स्टेबल नहीं हो रहा है क्योंकि आई थिंक क्लिप थोड़ा सा लूज हो गया है। थैंकफुली डोर में कोई डैमेज नहीं पहुँचा है और टेल लाइट वगैरह नहीं टूटा। अगर ये सब टूट गया होता तो और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होता था। और थैंकफुली बम्पर में भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बॉडी में तो ये जो हो गया, अब मुझे मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए इस चीज़ को देखने के बाद से। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गया है कि क्योंकि जो डैमेज है वो डिक्की में भी पहुंच गया है और डिक्की को ठीक करने के लिए ये जो मैंने सुजुकी ऑटो का जो ये सब बेजिंग लगाया था, ये रियर वाइपर, सीधे स्पॉयलर भी, ये सारी चीज़ें मुझे निकालना होगा, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसे चीज़ें मैंने तो कहा था कि ये सुजुकी का एम्ब्लेम मैंने जापान से इंपोर्ट करके लाया था, तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को नॉर्मली शॉप में नहीं मिलते। ये सब चीज़ें निकाल के फिर से लगाना एक हेडेक से कम नहीं है। ये सारी चीज़ें, क्योंकि रीपेंटिंग के बग, इन सब चीज़ों को निकालना ही होगा क्योंकि ये डिक्की सिर्फ आधा साइड से पेंट नहीं हो सकता। पेंट होने के लिए पूरा पेंट करना होगा और पूरा पेंट करने के लिए ये जो कुछ भी ये सब एम्ब्लेम्स वगैरह, ये जो मैंने क्रोम जो बीट लगाया था, ये सब भी निकालना होगा। या RS की बैजिंग वगैरह, यहाँ तक कि ये जो स्पॉयलर है, ये रियर वाइपर है, ये सब चीज़ें मुझे निकालना होगा सिवाय इस विंडो को छोड़ के। तो ये सब चीज़ें निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और फिर से एक और बार फिर से लगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये एक चीज़ भले भी कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये छोटा सा डैमेज थे, लेकिन इस डैमेज को ठीक करने के लिए इतने सारी चीज़ें मुझे कार से निकाल के फिर से लगाना होगा। तो आप वो खुद सोचिए कि ये कितना ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। ऐसे चीज़ें आप बस ऐसे ही साइड से ठीक नहीं हो सकते। ऐसे चीज़ें ठीक करने के लिए परफेक्शन की ज़रूरत है और परफेक्शन के लिए मुझे ये सब चीज़ें कार से निकालना ही होगा। तो यानी कि एक छोटी सी डैमेज को ठीक करने के लिए अब मुझे इतने सारे लोड लेना होगा।
हाँ, तो कार की कंडीशन तो आप लोगों ने देख ही लिया। फिलहाल मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी कार में एक छोटा सा स्क्रैच भी देखना पसंद नहीं करता हूँ। और उसके जगह में इतना बड़ा सा छेद, इस चीज़ को देखने के बाद से मेरा दिमाग ऑलमोस्ट खराब हो गया है। और फिलहाल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तो अब सबसे मेन चीज़ जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो से ये कि एक्सीडेंट आके हुआ कैसे। सो एक्चुअली में मैं और मेरे मॉम ये मेरे पास ही एक ऑफिस पे गए थे अपने किसी काम से। मैंने अपनी कार को ऑफिस के सामने पार्किंग लॉट में पार्क कर दिया था। उस पार्किंग लॉट में और भी बहुत से कार्स था, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा कार अकेला पार्क था, और भी बहुत से कार्स पार्क था। मैंने कार को आप बिल्कुल नॉर्मली जैसे पार्क करता हूँ वैसे पार्क कर दिया, और मैं कार से बस निकल के जाने वाला था कि एक व्हाइट कलर की महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक पता नहीं कहाँ से इतने तेज़ी से रिवर्स करके आता है। वो जो रोड था मैंने जहाँ पर कार को पार्क किया था वो कितना मतलब कि कितना ज़्यादा नैरो रोड है, और उस इतने नैरो रोड पर वो बंदा इतने तेज़ी से अपने ट्रक को रिवर्स कर रहा था कि उसे देखा ही नहीं कि पार्किंग लॉट में मेरा कार खड़ा था। एकदम से कार को ठोक दिया, और सिर्फ मेरी कार को नहीं बल्कि और भी दो और दूसरे कार्स को भी ठोका है। एक विटारा ब्रीजा को ठोका है, और एक और ऑल्टो 800 को भी ठोका है, जो कि नया वाला मॉडल की जो ऑल्टो 800 है। एक वैसा कार भी था जिसे भी उसने ठोक दिया। तो यानी कि उसने 3 कार डैमेज किया है, और अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक कार मेरा भी हो गया, जो ही सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि ऐसे चीज़ें ठीक करना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने अभी तो कहा था, ये सब बेजिंग वगैरह ये सारी चीज़ें निकाल के फिर से लगाना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। और वो तो डेंट है वो हिस्सा, ऐसे चीज़ों को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गया है कि क्वार्टर पैनल जो कि बॉडी का हिस्सा है, आप इसे निकाल नहीं सकते। अगर ये कोई फेंडर होता है, कोई डोर होता तो आप इसे आसानी से निकाल के कोई नए वाले पार्ट को फिट कर सकते थे, लेकिन क्वार्टर पैनल बॉडी का हिस्सा होता है। तो उस हिस्से को निकालने के लिए या तो आपको इसे पूरी तरह से बॉडी से काट के अलग कर देना होगा, या तो आपको उसी पुराने वाले पैनल को डेंटिंग करना होगा। क्योंकि मैं काटना पसंद नहीं करता, क्योंकि काटने से क्या होता है कि बॉडी की जो मजबूरी होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इसे काटने से अच्छा है कि मैं इसे डेंटिंग ही कर लूँगा। और क्योंकि मैं हर बार अपने ऐसे एक्सीडेंटल वर्क्स ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही कराता था, तो इस बार में मैं वही करने वाला हूँ। तो मैंने मारुति सुजुकी के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से इस बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है, और उन्होंने कार भी एक्चुअल में से किया था, और उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए तकरीबन 12,000 का खर्च होगा। तो आप खुद सोचिए, ये कार जो कि पहले ठीक कंडीशन में था, इवन कुछ समय पहले तक भी ठीक कंडीशन में था, अचानक से कुछ दिन पहले एक और दूसरे भंडे ने ठोक दिया, और अब मुझे उस चीज़ को ठीक करने के लिए पूरे के पूरे 12,000 खर्च करना होगा। आधा पैसा मुझे इंश्योरेंस क्लेम में मिल जाएगा, लेकिन आधा तो मुझे खुद ही देना होगा। और एक ऐसी जो इस कार पहले ठीक कंडीशन में था, ऐसे कार में और 12,000 की भी आधा देने का कोई मतलब आप खुद सोचिए। लेकिन अब जो हो गया वो तो हो ही गया। ये सब चीज़ अब सोचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अपने कार को इतनी बुरी कंडीशन में नहीं देख सकता। तो इसलिए इस चीज़ को मुझे ठीक करना ही होगा। मतलब जितना पैसा ही क्यों ना खर्च हो, कार को मुझे फिर से पहले जैसा बनाना ही होगा। तो इसीलिए अब मेरा दिमाग और मेरा हालात ख़राब होने वाला है, क्योंकि ये जो कुछ भी वो सब सुजुकी ऑल्टो के बैजिंग बैठे वो सारी चीज़ें निकालना होगा, रियर वाइपर स्पॉइलर वगैरह सारी चीज़ें निकालना होगा, फिर उसके बाद में पेंट करना होगा, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें फिर से फिट करना होगा। तो यानी कि मेरा हालात अब फिर से ख़राब होने वाला है ऐसी चीज़ों को री इंस्टॉल करने में। लेकिन अब जो भी हो वो जो हो गया वो तो हो ही गया, और अब कार को ठीक करना ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को दिखाने के लिए ज़्यादा और कुछ भी नहीं था। वैसे भी ये वीडियो मैंने बस आप लोग को एक्सीडेंटल के ऊपर ही बनाया था, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते थे कि कार फिलहाल कैसी कंडीशन में है। क्योंकि सब इंसिडेंट के बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बताया था और कमेंट सेक्शन में बताया था, तो बहुत से लोग मुझे ये चीज़ पूछ रहे थे कि कार फिलहाल कैसी कंडीशन में है। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, और फिलहाल तो आप लोगों ने देख ही लिया कि कार कैसी कंडीशन में है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना है। फिर मुलाकात होगी मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको ऐसी और भी कार से रिलेटेड दृश्य चीजेबल बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन तब तक अगर आपको आज का ये वीडियो से पसंद आया, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe to my channel. Also click the bell icon so you will get notifications of every new video. And thank you very much for watching my video. Have a great day.